गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज नए चैप्टर में प्रवेश करते हैं और पॉलिटी की बुक्स में जो मैं आज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, पॉलिटी की बुक्स में अक्सर ये पहले पे ही रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही चैप्टर मिलेगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का संवैधानिक विकास। और इसको बहुत आसान भाषा में लोग जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। ठीक, तो ज़्यादा इस नाम से लोग जो इसको पुकारते हैं। ठीक, परंतु बच्चों है क्या ये चैप्टर, मैंने देखो जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो उसी समय मैंने बताया था कि हम लोग सरलता से कठिनता की तरफ चलेंगे। ठीक, ये चैप्टर जो है जिन बच्चों का बेसिक गड़बड़ है, समझ लो, तो वहाँ अगर उनको पहले यही दिया जाता चैप्टर तो उनको प्रॉब्लम होने लगती, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का संविधान दोनों ये मिक्स है इस चैप्टर में। अभी जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो कुछ समय तक तो लगेगा कि सर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ देर तो ये कन्फ्यूजन बनी रहेगी, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, मैं संविधान ही पढ़ा रहा हूँ, परंतु वो ये जो चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, बिना लिंक किए इसको पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, और केवल चीज़ों को याद करना है तो फिर मुझे बोर्ड पे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ ऐसे ही दे सकता हूँ। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होना, शुरुआत जो होगी वो इतिहास से ही होगा। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास लिंक करेंगे और धीरे धीरे फिर देखना वो जाके कैसे हमारे संविधान से कैसे जाके वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बच्चों बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, एकदम आराम से आप इसको देखो। ठीक है, और चीज़ों को समझते चलो। ठीक है, समझते चलो, इससे एक फायदा ये होगा कि आपके आधुनिक भारत के भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। हालांकि अगर इसको यूपीएससी लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा तो फिर ज़्यादा यूपीएससी लेवल पे अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो वनडे के ज़्यादा डेटा वगैरह जो है आधुनिक भारत के वो यहीं कवर हो जाएंगे, परंतु उस लेवल पे जाके इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, उस लेवल पे जाके नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, परंतु जो जो लेवल चला है अब तक उससे हायर तो होने वाला है। ठीक है, उससे हायर होने वाला है। अगर आज की, चूंकि ये वीडियो जो चलेगा वो दो से 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है, खत्म होने में, तो आज का जो वीडियो होगा आप लोग देख लेना और उसके बाद बताना कि सर जो है ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ कि ठीक है। ठीक है, बताना कि सर जो है कि बैलेंस सही है कि नहीं। ठीक, अगर लगेगा हाँ सर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, सर से ऊपर जा रहा है, तो बताना, फिर इसके कॉन्सेप्ट को और डाउन करूँगा मैं। ठीक, तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या होगा? तो चैप्टर का नाम होगा भारत का भारत का संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, चैप्टर को इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ बातें जान लें तब स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों देखो, मैंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर में मैंने सब कुछ बताया कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ, कितने टोटल सदस्य थे, कितने सीट पे इलेक्शन हुआ, कितने सीट जो है नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे। ठीक, ये सब कुछ, फर्स्ट सीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई वो भी मैंने बताया, फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया, और सबसे लास्ट जो है वो भी बताया। तो बहुत कुछ मैंने वहाँ बताया, तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हमारे भारत का संविधान बना है। परंतु अब फिर एक पहलू और समझो, एक पहलू और समझो। ठीक है, क्या संविधान निर्माता जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ये लोग जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो हम लोगों को एक बात ये समझ में आती है कि सब इन लोगों ने अपने दिमाग से सोच के चीजों को लिख दिया, ऐसा नहीं है। समझ लो, ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या?
तो होता यह है बच्चों कि मैंने उस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का जो चैप्टर था उसमें ये एक बात बताया हुआ है कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, कुल 60 देशों के कुल 60 देशों के संविधान का किया था अध्ययन। ठीक, ये बात मैंने बताया था, 60 देशों के संविधान का किया था अध्ययन। तो अब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किए तो क्या किए, तो जो जो अच्छी चीजें थी अन्य देशों के संविधान में उसको क्या किया, अपने संविधान में शामिल कर लिया। अब क्या क्या चीजें शामिल कर लिया इस बात को भी मैं पढ़ा चुका हूं, कहां बताए हुए हैं, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसके बाद याद करो मैंने बताया हुआ है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है, फॉरेन सोर्सेज जो हैं ये मैं पढ़ाया हूँ, आप जाके वीडियो देखना उसमें मिल जाएगा, समझ रहे हो, काफी डिटेल में वहां पे चीजों को मैंने बताया, डेटा बहुत ज्यादा मैंने दिया। ठीक, तो अब उसके अलावा अब समझो हम लोग क्या, जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, वीटी कृष्णमाचारी, तो क्या ये लोग अपने दिमाग से सोच सोच के, क्या इन लोगों ने अपने दिमाग से सोच सोच के ये बनाया कि भारत में एक संसद होगी और जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा विधि का निर्माण, ठीक, न्याय करने के लिए एक न्यायालय होगा, केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर होगा उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति जैसा एक पद होगा हमारे वहां, ठीक है, और राज्यपाल जैसा एक पद होगा जो राज्यों का शासन चलाएगा, राज्यपाल जैसा एक पद होगा। राष्ट्रपति जो है इसके पास वीटो पावर होगी और इसी के पास ऑर्डिनेंस पावर भी होगा, अध्यादेश की शक्ति भी होगी। तो ये सारी चीजें, कितनी बातों को मैं बताऊं, ये सारी चीजें क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग से सोच सोच के इसको यहाँ पे ले आया था, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं, ये है क्या, ये ब्रिटिशर्स जो है ना, अंग्रेज, ठीक ना, जिनको हम ऐसे आसान शब्दों में अंग्रेज शब्द से संबोधित करते हैं, तो ब्रिटिश जो हैं इन लोगों ने क्या किया था, ये चीजें लेके आया था। ठीक, जैसे संसद आज की डेट में हम देख रहे हैं, तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने संसद को संसद ना कह के क्या नाम दिया था, तो उन्होंने नाम दिया था विधान परिषद, ठीक है, उन्होंने नाम क्या दिया था, विधान परिषद। ये एक सदन वाला था, पहले इसका केवल एक सदन था, 1919 का जो अधिनियम आएगा उसके द्वारा 2 सदन हो जाएंगे। तो आज भी क्या है, 2 सदन है, नाम बस बदल गया है, आज लोकसभा राज्यसभा है, और विधान परिषद की बजाय आज हम इसको क्या बोलते हैं, आज संसद बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भारत में राजतंत्र के समापन के बाद, ठीक है, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को वो लेके आए, नहीं, ये कौन लेके आया है, ये लेके आए हैं ब्रिटिशर्स। और दुनिया में पहली बार, ठीक ना, समझने की जरूरत है इस बात को, दुनिया में पहली बार संविधान की शुरुआत कहाँ हुई थी, ठीक है, दुनिया में पहली बार संविधान की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, ठीक है, लिखित संविधान की शुरुआत कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, वो अलिखित है, बस यही एक अंतर है, मगर संविधान जैसी चीज कौन लेके आया, ब्रिटिशर्स लेके आए। तो वही ब्रिटिशर्स क्या किए, ठीक है, हमारे वहां इन संस्थाओं को क्या किए, लेके आए, ठीक, और हमने क्या किया, जब भारत का अपना संविधान बनाया तो इन्हीं चीजों को अपने संविधान में कर लिया शामिल, समझ रहे हो। अंग्रेजों का एक अधिनियम है जिसको हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, आपातकाल वाले चैप्टर में मैं इसको बताया हुआ हूं थोड़ा सा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के लगभग 250 आर्टिकल जो हैं, 250 आर्टिकल वो यहीं से आ गए हैं, ठीक है, वो यहीं से आ गए हैं। तो बात समझ में आई ना। तो हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर हमसे उम्मीद करता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत में संसद जैसी संस्था जिसका नाम अंग्रेजों ने क्या रखा था, विधान परिषद, ये
अंग्रेजों के द्वारा लाए गए किस अधिनियम से, ठीक है, भारत में आया? तो अब ऑप्शन देगा कि संसद जैसी संस्था का उदय ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुआ? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट। अब ये चार ऑप्शन दिया, हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे? 1853 का चार्टर एक्ट। तो ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनाएगा? क्वेश्चन बनाएगा कि भारत में न्यायालय जैसी संस्था का, भारत में न्यायालय जैसी संस्था का उदय पहली बार, ठीक है, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो जो मैंने अभी ऑप्शन दिए थे, बोले थे, उसी ऑप्शन में एक ऑप्शन मैंने बोला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा क्या हुआ, ठीक है, भारत में पहली बार न्यायालय जैसी संस्था का उदय हुआ, ठीक। और उसका नाम क्या रहा? उसका नाम रहा सर्वोच्च न्यायालय। जो आज सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में, वो नहीं, समझ लो ना। यानी कि न्यायालय ही आया, पहली बार हमारे वहां जज आया, पहली बार हमारे वहां वकील आया, समझ लो, कटघरे बने। तो ये इस तरह से, तो कहाँ आया? कलकत्ता में आया, यानी बंगाल में आया, समझ रहे हो। तो ऐसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा। आज आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आज आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके जो है जेई बनना है, पढ़ाई करके एसआई बनना है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या हमारे संविधान निर्माता लागू किए थे क्या? ना, ये सिस्टम भी अंग्रेजों की देन है कि आपको अगर किसी पद पर आसीन होना है, कोई पद प्राप्त करनी है, तो आपको पहले उस पद का, उस पद के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पूरा करिए, ठीक है, और उससे संबंधित आप पेपर दीजिए, अपनी योग्यता दिखाइए, तब फिर आप उस पद पे बैठेंगे। तो ये सिस्टम ले आया, ठीक है, अंग्रेजों ने ले आया। तो आज देखो, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने थोड़े सोचा था, ये अंग्रेजों की देन है। तो वही बस बात है कि अंग्रेजों की क्या क्या देन है, यही सब बच्चों हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलो, ठीक है। तो क्लास जो है, अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि आधुनिक भारत का इतिहास जोड़ेंगे, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास थोड़ा सा जोड़ेंगे। अब यहाँ हमारे सामने मैप दिख रहा है, ठीक। अब देखो बच्चों, जैसे पता होना चाहिए, ये जो एरिया है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप, यहां अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, ये हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप, और ये यहां, ठीक है, ये हो गया तुर्की, थोड़ा सा काट दें, ये हो गया, ये इजराइल इधर रहेगा, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, और यहां ये सब एरिया, ये सब एरिया पूरा, ये क्या हो गया? ये हो गया एशिया, एशिया महाद्वीप, ठीक है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हमारी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, जरा हम गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महाद्वीप। अब देखो बच्चों, इसमें 7 महाद्वीप हैं, ठीक। अब क्यों मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं, और थोड़ा सा समझते हैं इतिहास को यहाँ पे, हिस्ट्री को बच्चों थोड़ा मैं जोड़ूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि उतना हिस्ट्री को ना जोड़ूं, मगर इतना जरूर है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, जितनी जरूरत होगी इतिहास को जोड़ने की, मैं जोड़ूंगा, ठीक है। और आपको बहुत कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली बार से जो आगे की क्लास जो होगी उसको थोड़ा सा मैं और डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, इतिहास मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, संविधान ही पढ़ा रहा हूँ, परंतु अभी कैसे यह हमारे संविधान से जाके जुड़ जाएगा, अभी समझना। देखो है क्या, यहाँ बच्चों अगर देखे, ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये तुर्की वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये तुर्की वाला एरिया, ठीक, और यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमारा भारत,
ठीक है, यहां हमारा भारत दिख रहा है, ये हो गया बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान इधर हो गया अफगानिस्तान। तो देखो है क्या, पहले क्या होता था, यूरोप के जो लोग थे वो स्थल मार्ग से, ठीक ना, वो स्थल मार्ग से ऐसे आते थे भारत और यहां से व्यापार करते थे, और व्यापार करके ये वस्तुओं को लेके यहां से चले जाते थे, ठीक, और फिर उसको वहां पे वो बेचते थे, और जो उनको अपनी जरूरत के लिए रखना होता था रख लेते थे। तो ये एक व्यापार चल रहा था। तो होता क्या है कि यहाँ बच्चों ये जो तुर्की वाला एरिया है, तुर्की वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे एक नए साम्राज्य की हो जाएगी स्थापना, ठीक है, काफी बड़ा साम्राज्य रहा, और उस साम्राज्य का नाम क्या रहा, उस साम्राज्य का नाम रहा ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो अब ऑटोमन साम्राज्य क्या किया, अब यहां देखो, अब इधर के लोग अगर यहाँ आते थे, एंट्री करते थे अंदर, ठीक है, तो सामान लिया, लेने के बाद जब ये इधर आते थे वापस, तो ये क्या करते थे, अतिरिक्त शुल्क वसूल लेते थे, ठीक है, जिससे वस्तुओं के दाम क्या होते थे, वो महंगे हो जाते थे। तो इससे नुकसान हो रहा था, ठीक है, इससे नुकसान हो रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ पे इटली, इटली, ठीक है, इसका व्यापार जो है भारत से ज्यादा था, और ये क्या करता था, सामान को खरीदता था, खरीदने के बाद ये यूरोप के अन्य देशों को बड़े महंगे दाम पे बेचता था, ठीक है, बड़े महंगे दाम पे बेचता था। तो अब जो यूरोप के अन्य जो देश हैं, जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, ठीक ना, ब्रिटिश है, तो ये लोग महसूस कर रहे थे कि कोई एक ऐसा मार्ग पता चल जाए जिससे इन लोगों को फेस ना करना पड़े हमें, और हम क्या करें, भारत पहुंच जाएं, भारत पहुंच जाएं। तो अब इस दिशा में देखो कार्य करना शुरू होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां यहां स्पेन से निकलेगा एक व्यक्ति, क्या, जिसका नाम होगा कोलंबस। कोलंबस को कहा जाएगा कि जाओ भारत की खोज करो। क्या, कहां से, समुद्र मार्ग से। भारत को किसी ने खोजा नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना, भारत को किसी ने खोजा नहीं है, समुद्र मार्ग से भारत को खोजा गया, ठीक ना। समुद्र से रास्ता किसी को नहीं पता था भारत आने का। क्यों नहीं पता था, क्योंकि जहाज रानी जो है, शिप जो है, उस क्षेत्र में उन्नति हो नहीं पाया था। परंतु परंतु यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में पुनर्जागरण पहले हो जाने के कारण, यूरोप में पुनर्जागरण पहले हो जाना, पुनर्जागरण हो जाना मतलब क्या, पुनर्जागरण को यहाँ पे मैं क्लियर नहीं करने वाला हूँ, वो पूरा पूरा प्योर हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक ना। बस ऐसे समझो जैसे आज हम लोग जादू टोना तंत्र मंत्र भूत पिशाच पे बिलीव करते हैं, या पिछले 100 वर्ष पीछे चले जाएं, 50 साल और ज्यादा करते थे। तो आज शिक्षा का भी विकास हुआ है, तो चीजें ये कम हुई हैं। तो ऐसा ही सिस्टम कहाँ पे था, यूरोप में भी था, ठीक है। वहां पे भी जो पोप था, समझ रहे हो, पूरी दुनिया की ईसाइयों का धर्मगुरु होता है पोप। तो जो पोप था वो भी क्या था, भोग विलास का जीवन जीता था, ठीक, मगर है क्या, सारा पावर जो है उसी के हाथ में होता था। तो जब धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ, तब लोगों को समझ में आया कि ये जो पोप है, ठीक है, ये फर्जी का लोगों को परेशान कर रखा है, ठीक। तो होगा क्या कि अब शिक्षा का विस्तार होगा, और जब शिक्षा का विकास होगा तो विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हो जाएगी, और जब विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति होगा तो बड़े बड़े शिप बनने शुरू हो जाएंगे, और जब शिप बन जाएंगे तो बन के यहाँ शिप तैयार है। तो अब क्या है कि जाओ अब समुद्र मार्ग से भारत को खोजो। तो और इसको मैं शॉर्ट करता हूँ बच्चों, तो कोलंबस को भेजा जाएगा खोजने के लिए। तो कोलंबस जो है पहुंच जाता है कहाँ, अमेरिका, ठीक ना। कोलंबस कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाता है अमेरिका, ठीक। तो क्यों पहुंच गया अमेरिका, ये इसलिए पहुंच गया क्योंकि समुद्र में दिशा नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो। फिर क्या होगा, फिर एक व्यक्ति निकलेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, बार्थोलोमो, बार्थोलोमो डियाज। अब निकलेगा बार्थोलोमो डियाज। तो अब इसको कहा जाएगा कि भाई जाओ, अब ये भी आएगा, और ये ऐसे पूरा अफ्रीका महाद्वीप का ऐसे चक्कर लगाते हुए यहाँ दक्षिण अफ्रीका, देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कई देश हैं, उन कई देशों में एक देश है साउथ अफ्रीका, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका।
तो इस दक्षिण अफ्रीका का सबसे नीचे वाला दक्षिण का जो एरिया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक ना, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप नाम है इसका, समझ रहे हो बच्चों? तो अब देखो यहीं से क्या होता है ना, ये वापस हो जाता है। अब ये यहां से वापस क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चों देखो, जैसे हम देखें तो ये जो केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप, ये देखो बच्चों है क्या, एक तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या है, ये सब बात मैं बताऊंगा, ठीक ना, ये सब बात मैं बताऊंगा। तो केप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जब ये देखो दक्षिण गोलार्ध में इधर यहाँ पहुंचते हैं तो 23.5 डिग्री पे है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 23.5 डिग्री कह रहा हूँ, 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है यहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरा हुआ है। तो अब जब 23.5 डिग्री से नीचे हम लोग पहुंचते हैं ना, तो फिर 30, ठीक है, 35, 40 ऐसे पहुंचते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो होता क्या है ना, हवा का यहाँ पे बवंडर बहुत तेज हो जाता है, ठीक है, बवंडर बहुत तेज होता है, ठीक। तो इसलिए है क्या, इसको चीखता चालीसा बोलते हैं, चीखता चालीसा, यानी 40 डिग्री अक्षांश पे हैं तो चीखता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे हैं तो प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री अक्षांश पे हैं तो चीखता साठा, ऐसे नाम दिया जाता है, ठीक। जब ज्योग्राफी देखा जाएगा तो वहां पे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हलचल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो होता क्या है, बार्थोलोमो डियाज ये वापस हो जाता है यहीं से। तो अब क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोमो डियाज ने। अब क्या हुआ, भारत तो पहुंच पाए नहीं, फिर क्या होगा? फिर अब जो है पुर्तगाल से निकलेगा कौन? कोलंबस, सॉरी, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। परंतु जब वास्को डी गामा निकलता है तो इस समय कंपास की खोज हो चुकी थी, ठीक ना, इस समय कंपास। अब कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र। तो कंपास की खोज हो चुकी थी, तो वास्को डी गामा अब निकलेगा। अब ये ऐसे देखो, यही बार्थोलोमो डियाज का खोजा हुआ रास्ता ये पकड़ेगा और इस तरह से ये ऐसे पूरा अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए, और ये देखो मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप। तो मेडागास्कर द्वीप जो है जब यहाँ पहुंचता है ना, तो यहीं पे गुजरात का एक व्यापारी मिल जाता है जिसका नाम क्या था? गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद से इसकी मुलाकात होती है। तो अब्दुल मजीद क्या करता है, इसकी सहायता करता है भारत पहुंचने में। तो अब ये मेडागास्कर कैसे बीच से निकलते हुए हिंद महासागर पहुंचेगा, और हिंद महासागर के बाद ये यहाँ पहुंच जाता है कहाँ पे? केरल, ठीक ना। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये पार्ट है केरल का। तो केरल पे वहां का शासक जिसको हम कहते हैं जमोरिन, तो ये वास्तव में जमोरिन वंश है, ठीक ना, जमोरिन वंश है। हम इतिहास में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जमोरिन जो है ये वंश का नाम है, ठीक है। जो शासक है, शासक का नाम क्या है? कृष्ण वर्मा, ठीक ना। शासक जो है वो कौन है? कृष्ण वर्मा। बहुत कम जगह पे बच्चों ये नाम मिलेगा, ठीक है। तो कृष्ण वर्मा वो क्या करता है? इसका स्वागत करेगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन यहाँ क्या बना, कहाँ ये उतरा? केरल में। तो केरल में उतरा कालीकट, कालीकट। कालीकट ऑप्शन में नहीं है, तब क्या होगा? तब ऑप्शन में होगा केरल। और बच्चों अगर केरल नहीं है तब ऑप्शन में क्या होगा? तब ऑप्शन में होगा मालाबार, मालाबार तट, ठीक। तो अब देखो वही बात हो गई। थोड़ा सा मैं जितना सोच रहा हूं कि मैं इतिहास में ना जाऊं, थोड़ा सा मुझे चर्चा करना पड़ जा रहा है, ठीक है। चलो फिर थोड़ा सा इसको कम करते हैं। तो ये पहुंच गया कहाँ? कालीकट, ठीक है। कृष्ण वर्मा इसका स्वागत किया, यानी जो आम भाषा में लोग कहते हैं जमोरिन ने स्वागत किया, वही समझ, जमोरिन ने स्वागत किया। तो अब इसके बाद से वास्को डी गामा यहाँ सामान वान खरीदेगा, और खरीदने के बाद सामान लेके चला जाता है। और ये आने में जितना पैसा खर्च किया था, ठीक, आने में भारत जितना पैसा खर्च किया था, ठीक, वो ले जाके जब यहाँ के सामान को बेचेगा यूरोप में,
तो जितना खर्च किया था उसका 60 गुना पैसा कमाता है, 60 गुना पैसा कमाता है, सोचो। तो अब जो है पुर्तगाल धीरे धीरे समृद्ध होने लगेगा। तो ये कब आएगा? ये बच्चों आएगा 1498 में, ठीक ना, 1498 में आएगा। अब इसके बाद कौन आएगा? तो अब देखो धीरे धीरे शिक्षा का उधर विस्तार हो रहा है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, और पोप की शक्ति जो है वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। पोप की शक्ति क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक। तो अब क्या होगा कि 1498 में आता है, तो इसके बाद पुर्तगाल की समृद्धि को देख के यूरोप के अन्य देश भी जो हैं वो क्या होगा, वो अब भारत आना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो चलो ये क्रम ही देख लें। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, तो पुर्तगालियों के बाद कौन आएगा? पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश यानी डेनमार्क, डच मतलब नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक, और उसके बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। तो ये जो है फ्रांसीसी, डेनिश, डेनिश के समय ही स्वीडिश भी आए थे, ठीक है, मगर उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तो ये जो है 5 यूरोपीय कंपनियां यानी यूरोप के, ठीक है, ये 5 देश जो हैं आए। और आने के बाद इसमें होगा क्या, अब पूरा इतिहास तो बच्चों यहाँ पे बढ़ा नहीं सकता, बस एक साधारण शब्दों में समझ लो कि इन 5 में भारत पे अगर अपना कोई नियंत्रण स्थापित कर पाएगा तो वो नियंत्रण स्थापित कौन कर पाता है? ब्रिटिश। तो हम लोगों को समझना है ब्रिटिश के बारे में। तो अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि इंग्लैंड में, ठीक ना, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, पूरा नाम महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ये क्या करेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी सब हैं, ठीक है, कैसे हैं अभी बताते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी सब हैं, परंतु अंग्रेजों ने हम पे शासन रखा तो इसलिए हम लोग इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलते हैं, ब्रिटिशर्स को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका वास्तविक नाम शॉर्ट में अगर बोलना हो तो ऐसे कह सकते हो, द मर्चेंट, द मर्चेंट एडवेंचर्स, द मर्चेंट एडवेंचर्स, पूरा नाम द मर्चेंट एडवेंचर्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम है, ठीक है, द मर्चेंट एडवेंचर्स, ये इसका वास्तविक नाम, शॉर्ट में समझो, ठीक है। तो अब इसको महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान करती है, अधिकार पत्र कि जाओ पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ तुम व्यापार करो। तो पूर्वी देश कौन? तो पूर्वी देश भारत, ठीक है, पूर्वी देश देखो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, अब इधर देखा जाए तो ये पूरब, तो पूरब में हम देखें तो पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, ये इंडोनेशिया, ठीक है, ये मलेशिया, ठीक, चीन, जापान, ठीक है, भूटान, म्यांमार, ये सब क्या हो गए? पूरब के देश, पूरब के देश। तो इन्हीं को कह रहा है, महाराज ने कहा कि जाओ और पूर्वी देश के साथ तुम लोग व्यापार करो। तो अब ये इनको अधिकार जब दिया तो इनको यहां देखो बच्चों एकाधिकार प्रदान किया। कैसा? व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। तो व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या है? ट्रेड मोनोपोली। क्या मतलब है इसका? कि द मर्चेंट एडवेंचर्स ही ब्रिटेन में नहीं था, जैसे हमारे वहां आज अंबानी की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, टाटा का है, आदित्य बिरला का है, ठीक ना। तो ऐसे जो बहुत सारी कंपनियां हमारे वहां हैं वैसे ही ब्रिटेन में थी, ठीक है, ब्रिटेन में थी, ऐसे समझो। हालांकि जो है पूरे 125 हिस्सेदार रहेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेगा, अभी उसका हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अन्य कंपनियां भी थी परंतु उनको इजाजत नहीं मिली, मिला किसको? केवल द मर्चेंट एडवेंचर्स को। तो इसी को कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार, यानी ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी
भारत जैसे देशों के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं कर सकती है। इंडिया आ ही नहीं सकते हो व्यापार करने के लिए। तो अब क्या हुआ, तो अब अनुमति मिल गई। तो अब देखो हुआ क्या, 1605 में मृत्यु हो गई थी किसकी, अकबर की, अकबर की, ठीक। तो अब 1608 में आएंगे कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेज में व्यापारिक इजाजत प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और उस समय मुगल शासक कौन था, मुगल शासक था जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के दरबार में उपस्थित होगा कौन, कैप्टन हॉकिंस। कौन उपस्थित होगा, कैप्टन हॉकिंस। अब ये आएगा और जहांगीर से फारसी भाषा में बात करेगा। अब इसका अंग्रेज का फारसी बोलना देख के जहांगीर खुश हो जाता है, ठीक, और इसको एक उपाधि दे देगा, ठीक है। मनसब वगैरह सब देता है, वो इतिहास में देखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश खान की उपाधि देता है, प्लस सूरत में पहले फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति दे देता है, ठीक है। तो सूरत में क्या होगा, पहली फैक्ट्री स्थापित करेंगे अंग्रेज। फिर इसके बाद 1615 में फिर एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा टॉमस रो। टॉमस रो, तो टॉमस रो आता है कहाँ, जहांगीर के दरबार में, और व्यापारिक अनुमति फिर प्राप्त करेगा अन्य जगहों पे, और कंपनियां अंग्रेजों की खुल। अब ये कंपनी ना होके एक गोदाम था, ये बात बच्चों याद रखना। इस कंपनी के अंदर वर्ड क्या यूज हो रहा है, कंपनी। तो याद रखना कहीं कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जैसा कुछ भी होता नहीं था, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता था यहाँ पे, ठीक है। कोई भी वस्तु यहाँ पे बनती नहीं थी, ये गोदाम था। भारत के अन्य जगहों से कच्चे माल लिया, और कच्चे माल ले आके क्या किया, यहाँ पे रख दिया, और यहीं से फिर क्या किया, जब इकट्ठा हो गए भारी मात्रा में तो उठा के इसको भेज दिया ब्रिटेन। इस उद्देश्य से जो है, इस उद्देश्य से स्थापित होते थे, ठीक है, फैक्ट्री। तो सबने स्थापित किया था। तो अब मैंने क्या बताया, ये जो 5 कंपनियां यूरोप की आई, इन सब में प्रतिस्पर्धा होगी, और अंततः अंग्रेज जो है वो भारत को अपने नियंत्रण में लेने में सफल होंगे, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारी स्टोरियां हैं, ठीक ना, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ठीक है, पूरा पेशवा वगैरह, ठीक है, सबका अच्छा खासा रोल है, सब हम लोग इतिहास में देखेंगे। जहां इतिहास पे बहुत चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक। तो अब ये हो गया। अब अंग्रेज, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ये कनेक्ट होने जा रहा है संविधान से। कैसे, देखो, अब अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं। परंतु अब होगा क्या, होगा ये कि मुगल बात, अब जहांगीर है, जहांगीर के बाद कौन आ जाएगा, शाहजहां। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब, एक नंबर का बदमाश, ठीक है। तो औरंगजेब, अब ये औरंगजेब की जब मृत्यु होगी, ठीक है, तो इसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम वगैरह, जहांदार शाह वगैरह, ठीक ना, फर्रुख सियर वगैरह, ये सब क्या अयोग्य व्यक्ति थे। इसीलिए मुगल वंश का डिक्लाइन जो है, पतन जो है, कहां से माना जाता है, ये जब 1707 में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होगी, तो यहां से मुगल वंश जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो अब पतन वाली अवस्था में है, तो मुगल बादशाह है कौन, अब देखो इसका मूर्खता, राजतंत्र का दोष, मोनार्की का यहाँ पे डिमेरिट क्या है अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मुगल बादशाह है फर्रुख सियर, मुगल बादशाह है फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर मुगल बादशाह है, ठीक। अब ये फर्रुख सियर क्या करता है, अंग्रेजों को प्रदान कर देगा दस्तक, ठीक ना, अंग्रेजों को प्रदान कर देता है दस्तक। दस्तक, अब ये क्या है, कर मुक्त, कर मुक्त व्यापार का, कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र। तो कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र दे देता है, जिसको कहते हैं दस्तक। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है ओर्म। ओर्म, इसने क्या बोला है इस दस्तक को, कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा, इस अधिकार पत्र को बोला।
अब क्यों दिया दस्तक, कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र क्यों दे दिया? इसलिए दिया, देखो राजतंत्र की बच्चों यही बुराई है, इसको एक बीमारी हो गई थी, तो इतिहास में कहा जाता है ऐसा कि फोड़ा हो गया था इसको, ठीक है। तो फिर जो अंग्रेज हैं अपने साथ डॉक्टरों की टीम लेके चलते थे, क्योंकि भारत की चिकित्सा व्यवस्था पे उनको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं था। छोटी छोटी बीमारियों से जो है यहाँ पे जो है लोग मर जाते थे, ठीक है। जीवन प्रत्याशा जो है, ठीक है, वो भारत की बहुत कम थी उस समय। तो इसलिए अंग्रेज क्या है, अपने साथ डॉक्टरों की टीम लेके चलते थे। तो उसी डॉक्टरों की टीम में एक सर्जन था जिसका नाम क्या था, हैमिल्टन। हैमिल्टन, तो हैमिल्टन ने क्या किया, इसके फोड़े को ठीक कर दिया। अब जिससे ये प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होके ये बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले ये क्या करता है, दस्तक प्रदान कर देता है, यानी कहता है कि व्यापार करो, अब कोई तुम्हारा जो है शुल्क नहीं लगेगा, ठीक। अब ये जो है हो गया। तो अब मुगल वंश भाई चलता रहेगा। अब कैसे, ठीक है, कैसे क्या होगा कि बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो जाएगा, उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। अलवर्दी खां, ठीक है, सरफराज, इन लोगों का जो है नाम मैं यहाँ पे, मुर्शिद कुली खां वगैरह का नाम नहीं लूंगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं, सीधा पॉइंट पे। तो अब देखो क्या है, अब देखो बच्चों होगा ये कि यहां हम देखें, तो यहां हो जाता है बंगाल का क्षेत्र, ठीक है, यहां बंगाल, ठीक, बंगाल। तो अब देखो बंगाल में एक नवाब है। अब ये कैसे नवाब आया, इतिहास पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। बंगाल में एक नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था, कम एज का था, काफी जल्दी गुस्सा हो जाता था, ठीक है, कम एज का था। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ ऑलरेडी इसके जो है दरबार में षड्यंत्र होते रहते थे, ठीक है, दरबार में षड्यंत्र होते रहते थे। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला जो है ये है कौन, ये जो अलवर्दी खां है। अब अलवर्दी खां है कौन है ये बाद में बताएंगे, इतिहास में बताएंगे। अलवर्दी खां का ये नाती था। तो अलवर्दी खां की 4 बेटियां थी, ठीक है, 4 बेटियां। तो उसमें एक बेटी का ये है बेटा, यानी क्या हो गया, अलवर्दी खां का नाती। तो इसी को बना दिया बंगाल का नवाब। एक तरह से नवाब मतलब आसानी के लिए ये समझ लो राजा, तो बंगाल का राजा बना दिया, ठीक। तो बंगाल का ये नवाब बन गया। तो इसके खिलाफ बराबर जो है षड्यंत्र होते रहते थे। तो इसमें एक उसकी मौसी थी जिसका नाम क्या था, घसीटी बेगम, ठीक है, इसका नाम क्या था, घसीटी बेगम। और तो और बदमाश एक जो है सिराजुद्दौला का सेनापति, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मीर जाफर। भारत का बहुत बड़ा गद्दार इसको माना जाता है, ठीक है। जब जो है गद्दारी या धोखेबाजी की पर्यायवाची बोलनी होती है तो पर्यायवाची जो है मीर जाफर यूज किया जाता है। और मीर जाफर ये सेनापति था। तो अब ये जो है ये क्या करेगा, इसको अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं, ठीक ना, इसको अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी तरफ मिला लेंगे, ठीक। अब मिलाएंगे क्यों, क्या घटनाक्रम है, तो बस जल्दी से मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा समय खींचने की जरूरत नहीं है इतिहास में, वरना पूरा पूरा वास्तव में लगेगा कि इतिहास ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या कि अंग्रेज जो है ये क्या कर रहे थे, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक का दुरुपयोग कैसे हो रहा था, तो दस्तक का दुरुपयोग देखो बच्चों ऐसे हो रहा था, समझना। जैसे देखो एक पत्र है, तो अब ये मान लो अगर जा रहे हैं सामान लेके, तो टोल टैक्स लगता था, जिसको बोलते थे नाका, ठीक ना। तो टोल टैक्स, तो टोल टैक्स जो है वो क्या करना होता था, जिसको उस समय चुंगी कर बोला जाता था, ठीक ना। तो चुंगी कर, आज भी चुंगी कर ही बोलते हैं, वो इंग्लिश वर्जन में बोल रहा हूँ, टोल टैक्स। तो चुंगी कर, तो अब चुंगी कर लगना है, तो दिखाया दस्तक, जाओ। तो अब ऐसे समझो, मान लो 500 रुपए जो है एक जगह से बचत हो रहा है। अंग्रेज क्या करते थे, जो इनके अपने निचले स्तर के जो व्यापारी थे वो अपने लिए पर्सनली, कंपनी की बजाय अपने लिए व्यक्तिगत रूप से वो क्या करते थे, सामान ले आते थे और दस्तक दिखा के क्या करते थे, 500 रुपए जो देना था वो अपना बचा लेते थे। बदमाशी यहीं तक नहीं थी,
बदमाशी यहाँ तक भी था कि भारतीय, देखो राजतंत्र का दोष क्या है, अंग्रेज जो है शुल्क नहीं देगा परंतु भारतीय देगा। राजतंत्र का यही दोष है, भारतीय देगा। अब भारतीय देते थे तो अंग्रेज क्या करते थे, कहते भाई ये शुल्क ये ले लो, दस्तक हमारा, जाओ व्यापार करो, बोलना ये अंग्रेजों का सामान है, ठीक। और 500 तुम्हारा जो है बच रहा है तो एक काम करना 300 तुम रख लो, मतलब 300 तुम्हारा बच जाएगा, बदले में हमको तुम 200 दे देना। अब इस बात की सूचना जो है सिराजुद्दौला को मिला, यार जो है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जो है लॉस हो रहा है मेरा, ठीक। तो एक रीजन तो ये गुस्सा होने का, किसके, सिराजुद्दौला के गुस्सा होने का एक रीजन ये। दूसरा रीजन क्या, जब भी नवाब बदलते थे, जब भी कोई नवाब चेंज हो जाता बंगाल में, तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो है कुछ उपहार लेके पहुंचते थे राजा साहब के साथ सामने, ताकि जो है कि रियायत वगैरह मिले। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो इन लोगों ने ऐसा कोई जो है किसी भी परंपरा का पालन नहीं किया, ठीक। तीसरा जो रीजन है वो क्या है, फोर्ट विलियम, ठीक है, कलकत्ता में, उसकी ये क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, तीसरा कारण। चौथा कारण, कासिम बाजार में जो इनकी फैक्ट्री थी उसके निरीक्षण की अनुमति मांग रहा था सिराजुद्दौला, मगर ये दे नहीं रहे थे। तो ये 4 बड़े कारण थे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला गुस्सा था। तो इसने किया क्या, क्रोधित होकर ये गया फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके वहां कुछ अंग्रेजों को मार दिया, और 143 के करीब समथिंग, ठीक है, एक्यूरेट डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है, 143 के समथिंग ये क्या किया, अंग्रेजों को पकड़ लिया, और पकड़ के ले आके 14 बाई 18 यानी कि 14 फीट चौड़ा 18 फीट लंबा एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक ना, एक कमरे में बंद कर दिया। और वो कमरा जो था उसमें कहीं खिड़की वगैरह जो है कुछ नहीं थे, और अंग्रेज ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोग, अब भारत की स्थिति जो है वो गर्म है, समझ लो, गर्मी वाली स्थिति थी यहाँ पे, और उसी समय एक कमरे में लाके बंद कर दिए, कहीं खिड़की, कोई रोशनदान नहीं, दरवाजा जो था वो बाहर से बंद। तो अब दम घुट गया सबों का। तो 143 में करीब 21 लोग जिंदा बचे, और इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था हालवेल, यही जिंदा बचा। तो यही सारे घटना का वर्णन करता है। इस घटना को इतिहास में कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना। तो अब जब काल कोठरी की घटना घट गई तो यहाँ है मद्रास में कौन था, वहां पे था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब इस बात की सूचना मिलती है तो ये क्या करता है, आएगा, अटैक करेगा, और कासिम बाजार, फोर्ट विलियम दोनों को छुड़ा लेता है, ठीक है, छुड़ा लेता है। और छुड़ाने के बाद से सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि, ठीक है। तो अलीनगर की संधि होगी कि दस्तक का दुरुपयोग जैसे होता था होगा, कासिम बाजार फैक्ट्री की निरीक्षण नहीं करने देंगे, सब सहमति बन गई। परंतु अंग्रेज एक चीज जान चुके थे कि सिराजुद्दौला को हटाना गद्दी से बेहद आवश्यक है। तो अंग्रेजों को खबर मिल गई थी कि मीर जाफर जो है ये षड्यंत्रकारी है, घसीटी बेगम ये भी मौसी की षड्यंत्रकारी है, ठीक है। जगत सेठ राय दुर्लभ नाम के जो व्यक्ति हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, ये सब बदमाश हैं। तो किया क्या, इसने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, और इसके बाद से सिराजुद्दौला के ऊपर झूठा आरोप लगाया अलीनगर के संधि के उल्लंघन का। अब जिसके कारण हुआ ये प्लासी, बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है प्लासी। तो प्लासी में अब एक लड़ाई तय हुई, कब, तो 23 जून 1757। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अब क्या क्या घटनाक्रम घटे, ठीक है। मीर जाफर का बेटा मीरन, उसके हाथों सिराजुद्दौला मारा जाएगा, ठीक है, वो सब छोड़ते हैं, सिंपल बात। प्लासी का लड़ाई हुआ और सिराजुद्दौला पराजित हुआ, ठीक है, और इसका मीर जाफर का बेटा मीरन जो है इसके हाथों मारा गया, ठीक। तो अब क्या हुआ नतीजा, बंगाल अब अंग्रेजों के अधीन आ गया, ठीक। फिर अब अंग्रेज देखो यहीं नहीं रुकेंगे, अब ये क्या करेंगे, ये 1764 में अब एक और लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। वो लड़ाई क्या होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर, अच्छा ये लड़ाई क्यों लड़ना पड़ा,
तो अब ये लड़ाई इसलिए लड़ना पड़ा कि मीर जाफर जो है, ठीक है, मीर जाफर, अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि अगर प्लासी का युद्ध हम जीते तो तुमको बना देंगे बंगाल का नवाब। अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया, मीर जाफर को बना दिया बंगाल का नवाब। अब बनाया था अपने फायदे के लिए। ये बात बच्चों इस समय अब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब रेगुलेटिंग एक्ट का पॉइंट लिखवाऊंगा तो यहां जरूरत पड़ेगी। तो मीर जाफर को अपने फायदे के लिए बनाया था, तो मीर जाफर को इन्होंने बना दिया और उसके बाद मीर जाफर से खूब पैसा मांगे, खूब लूटे पूरे बंगाल को अंग्रेज, ठीक है, पूरे बंगाल को अंग्रेज क्या किया, खूब लूटे। अब मीर जाफर पैसा दे दे के जब तंग हो गया, परेशान हो गया, तो इसने मना कर दिया। तो जब मना किया तो अंग्रेजों ने कहा कि गद्दी छोड़ो, तो इसको छोड़ना पड़ा। इसी का दामाद है मीर कासिम, मीर कासिम। अब इसको अंग्रेज बना दिए नवाब। तो मीर कासिम एक दो बार दिया पैसा, उसके बाद ये मना कर दिया, ठीक है, इसके बाद ये मना कर दिया। तो जब मना किया तो अंग्रेज जो है कहें गद्दी छोड़ो, तो बोला कि नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, 3-4 लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें फेमस रहा है उदयनाला का युद्ध, ठीक है, सूती का युद्ध। तो 4 लड़ाइयाँ होती हैं, 4 लड़ाइयाँ में क्या होगा, मीर कासिम पराजित हो जाएगा और ये भाग जाता है। भागता है कहाँ, यूपी में, ठीक है, अवध, ये अवध पहुंचेगा। तो जब अवध पहुंचेगा तो वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक, शाह आलम द्वितीय। और अवध का नवाब कौन, देखो ये सिराजुद्दौला मर गया है, यहां देखो अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अब ये पहुंचा, ये बैठा था और पहुंच गया कौन, मीर कासिम भी। अब ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या होगा, लड़ाई होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम शुजाउद्दौला मीर कासिम की संयुक्त सेना के साथ। और ये लड़ाई इतिहास में किस नाम से जाना जाएगा, बक्सर का युद्ध, ठीक है, 23 अक्टूबर 1764। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, ठीक है। अब बक्सर के युद्ध में दुर्भाग्य देखो इस देश का, ठीक है, दुर्भाग्य। नेतृत्व करता है अंग्रेजों का कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इन 3 लोगों की संयुक्त सेना को क्या करता है, पराजित कर देता है। जिसका रिजल्ट ये होगा कि बंगाल तो अंग्रेजों के पास था ही, इसी बंगाल का पार्ट हुआ करता था बिहार और उड़ीसा भी, ठीक है। तो अब जो है इनको बिहार और उड़ीसा ये भी मिल गया बक्सर के बाद। और फिर क्या होगा, अंग्रेज धीरे धीरे इसी बंगाल बिहार उड़ीसा के पैसे के बल पे 1856 तक लगभग भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, बना लेंगे गुलाम, ठीक है, अपने अधीन कर लेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और चर्चा हो रही है इतिहास की। अब क्यों हो रही है, अब सारी बातें समझ में बच्चों आ जाएंगी, ठीक है, अब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अंग्रेज अब खूब पैसा जो है मिल गया ना, तो अब अंग्रेज क्या है, यहाँ पे कर का रेट, ठीक है, बढ़ाएंगे। शोषण की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। कैसे शोषण की प्रक्रिया, देखो बंगाल में ये लाएंगे डुअल गवर्नमेंट। बंगाल में शुरू होगा द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या है, 2 लोगों की सरकार। तो जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या था, दीवानी प्राप्त हो गई, यानी कर वसूलने का अधिकार ये अपने पास रखें। और बंगाल बिहार उड़ीसा के प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास रही, तो प्रशासन की जिम्मेदारी रही बंगाल के नवाब के पास। तो अंग्रेजों को देखो, अंग्रेजों का दायित्व तो कुछ नहीं, परंतु फायदा दुनिया भर का। यहाँ पे दायित्व तो बहुत ज्यादा मगर फायदा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरह से क्या होगा, जी भर के बंगाल को ये लूटेंगे द्वैध शासन व्यवस्था के द्वारा। और ये धीरे धीरे इतने संपन्न, इतना पैसा हो जाता है इनके पास कि ये अब क्या करेंगे, ये अब ब्रिटेन में, अब बच्चों यहाँ एकदम केयरफुली समझना, अब यहाँ बहुत जरूरी है समझना, ठीक ना, वरना इतना मेहनत किया
अगर आप लोग देख रहे हो तो आपका मेहनत और मेरा मेहनत दोनों खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे खूब दौलतमंद होती गई, अमीर होती गई। कंपनी अमीर हुई, सॉरी, कंपनी के कर्मचारी अमीर हुए परंतु कंपनी गरीब हो गई। ठीक है, और होता क्या है, ये पहुंच जाते हैं कहां, बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज लेने के लिए कि कंपनी घाटे में जा रही है और जो है आप हमारी मदद करिए। तो अब वहां का जो संसद है, ठीक ना, ब्रिटेन का, तो अभी सोचा कि यार ये सब ऑलरेडी जो है इतना अमीर दिख रहे हैं। अमीर दिखने का सेंस क्या है, ऐसे समझो बच्चों, जेई बने और जेई बनने के मात्र 6 महीने के अंदर तुम लोग के 3 जगहों पे, ठीक है, 3 जगहों पे बड़े बड़े फ्लैट हो जाएं 6 महीने में ही। फॉर्चूनर, ठीक है, आके दो दो ठो खड़ी हो गई, लैंड क्रूजर खड़ा हो गया। तो अब ये बताओ कि शुद्ध सैलरी के बेस पे इतना कुछ तो हुआ नहीं होगा। तो जब समृद्धि दिखेगी सबके दिमाग में क्या जाएगा, सिंपल बात, करप्शन का पैसा है। समझ लो, दिमाग में आएगा ना, करप्शन का पैसा है इसका मतलब। वैसे ही सरकार को मालूम था, संसद को वहां की मालूम था ये करप्शन का पैसा है। ठीक, और ये एक बदमाशी क्या कर रहे थे, एक तो तुम पैसा मांग रहे हो, तुम पैसा मांग रहे हो, ठीक, और दूसरी तरफ क्या है कि जो ब्रिटेन में जीताऊ उम्मीदवार थे ना संसद के, उनको ये भारत के पैसे के बल पे खरीद ले रहे थे कि तुम चुनाव लड़ो, हम पूरा पैसा लगाएंगे और जब तुम जीतोगे तो संसद में हमारे फायदे के अनुसार तुम कानून बनाना। ये कहा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, कर्म अधिकारियों ने। तो अब इनकी शक्तियों को देखो, ये जिस तरह से शक्तिशाली हो रहे थे, अपने तो अमीर हो रहे थे परंतु कंपनी घाटे में जा रही थी। और भेजा था महारानी ने किस लिए, कि तुमको अमीर बनने के लिए नहीं, ताकि व्यापार करो तो हमारा देश आगे जाए, इसलिए महारानी ने भेजा था। मगर यहाँ तो सीन ही उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए अब एक एक्ट पास होगा। ठीक है, एक एक्ट पास होगा और वो एक्ट क्या होगा, तो उस एक्ट का नाम देखो, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। ठीक है, अब ये एक्ट पास होगा। इस एक्ट के तहत अब कुछ नियम लागू होंगे, ठीक ना। अंग्रेजों को रेगुलेट करना, नाम से ही देखो बच्चों, रेगुलेट करना यानी नियंत्रित करना। तो नियंत्रित करने के लिए क्या होगा, अब कुछ कार्य होंगे। तो वो कार्य क्या क्या होंगे, वही हम लोग को यहाँ पे मेनली जानना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो होगा क्या, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में क्या होगा, एक गुप्त समिति, ठीक ना, गुप्त समिति का गठन होगा, गुप्त समिति का गठन होगा। और इनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि जरा जांच करो कि कंपनी कैसे जो है इतना लॉस में गई, जबकि ये सब इतने समृद्ध हो गए। तो जब ये कंपनी जब जांच किया, तो जांच करने के बाद मालूम चला कि वहां पे जो डुअल गवर्नमेंट इन्होंने स्थापित किया है, द्वैध शासन, ठीक ना, डुअल गवर्नमेंट जो स्थापित किया है, द्वैध शासन, ये द्वैध शासन खतरनाक है। इससे जो है कर वसूल करने का जो अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, ये खतरनाक है। इससे ये समृद्ध हुए हैं और ये सारा पैसा अपने रखें, परंतु कंपनी के विकास के लिए जो पैसा देना चाहिए इन्होंने नहीं दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट आएगा। ठीक है, एक एक्ट आएगा जिसका नाम क्या होगा, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, 1773। तो किसकी रिपोर्ट पे है, गुप्त समिति, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ अध्यक्ष। ठीक, तो अब किया जाएगा, तो अब देखो किया जाएगा, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को
गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल, ठीक ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना दिया गया, ठीक है, बना दिया गया। दूसरी बात देखो क्या हुआ, बंगाल का, बंगाल का प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर था बच्चों, राज्यपाल था, परंतु जो है गवर्नर जनरल, यही राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स। फिर क्या हुआ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, इसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, ठीक है। अन्य न्यायाधीश, तो अन्य न्यायाधीश हैं चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर, ठीक है, लेमेस्टर। तो ये तीन अन्य न्यायाधीश, ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में। और एक काम किया गया, ईआईसी, ईआईसी के कर्मचारियों को, कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये इतने पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, हम लोगों को जानना था। तो अब बात को समझने की जरूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, लाया गया। एक बात अगर और इसमें ऐड कर दें कि ठीक है, यहां एक बात और ऐड कर दें कि ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया प्रथम अधिनियम, ठीक ना, प्रथम एक्ट यानी अधिनियम, ठीक है। तो अब देखो, अब कैसे अंग्रेजों को नियंत्रित किया जाएगा। ये लोग भारत के पैसे के बल पे क्या कर रहे थे, तो भारत के पैसे के बल पे ये ब्रिटेन के जो जिताऊ उम्मीदवार हैं संसद के, उनको खरीद रहे थे, ताकि वो जीतेंगे, जब चुनाव लड़ेंगे हमारे पैसे से, जीतेंगे तो हमारे फेवर में कानून बनाएंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट पास हुआ। तो अब यहाँ देखो, केंद्रीकरण की यहाँ पे एक प्रवृत्ति दिखेगी, क्या है, बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, देखो ये क्यों हुआ, ठीक है, ये क्यों हुआ, यहां देखो, ये बंगाल का एरिया, यहां बंबई, यहां मद्रास, ठीक ना, मद्रास। बंगाल उस पूरे भारत में सबसे समृद्ध राज्य था, ठीक ना, सबसे समृद्ध, सबसे धनी, ठीक है, सबसे धनी राज्य था। तो अब देखो था क्या, तीनों जगहों पे होते थे गवर्नर, तीनों जगहों पे गवर्नर होता था, ठीक है। अब तीनों जगहों पे गवर्नर है, ये तीनों गवर्नर क्या होता था, अपने अपने हिसाब से उस क्षेत्र का शासन चलाते थे। तो ये था बंगाल, ये था बंबई,
और ये था मद्रास। मद्रास, ठीक है, मद्रास। तो ये पेन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा इससे, ठीक है, रेड से ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 एरिया, अब तीनों जगहों का शासन वहां के राज्यपाल चला रहे थे, ठीक है। परंतु एक समस्या ये देखो यहाँ पे ये आ रही थी कि एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली जाए, ये ब्रिटिश संसद नहीं चाह रही थी, बस वो ये चाह रही थी कि जो ये अर्न कर रहे हैं उसका एक ठीक ठाक भाग जो है वो ब्रिटेन पहुंचे, ठीक ना, देश को मिले, ताकि देश का डेवलपमेंट हो, ठीक है, देश का डेवलपमेंट हो। तो अब देखो वही होगा भी, अब इनको नियंत्रित करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना शुरू करेगा ब्रिटेन का संसद, ठीक है, और पावर जो है धीरे धीरे अपने हाथ में लेना शुरू करेगा, समझ रहे हो, पावर जो है ये अपने हाथ में लेना शुरू करेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को घटाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो हम पा सके, यानी हमारा देश पा सके। तो इसलिए क्या होगा कि अंग्रेज जो संसद है वो ये नहीं चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चला जाए। तो क्या था, देखो दिक्कत कि बंगाल का गवर्नर जो है इसको तीनों प्रेसिडेंसी, तो 1 2 3, तो तीनों प्रेसिडेंसी का क्या कर दिया गया, बना दिया गया गवर्नर जनरल। इससे क्या हुआ, इससे शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। आज भी हमारे देश में केंद्र सरकार मजबूत है, राज्य सरकार कमजोर है। ये सिद्धांत भी देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि वो तो एक सिस्टम ही है, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, ये हमारा देश संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता का रूप भी धारण किया हुआ है, ठीक है, एकात्मकता का रूप भी धारण किया, ये अलग बात, ठीक। तो अब देखो ये क्या किया, तीनों प्रेसिडेंसियों को, ठीक है, एक व्यक्ति के अधीन कर देगा, और वो व्यक्ति कौन होगा, गवर्नर जनरल, यानी किसके अधीन कर दिया, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया। तो अधीन होने का मतलब ये नहीं कि पूरा तरह जो है, पूरी तरह तुम लोग अब इसी के अधीन काम करोगे, नहीं, मतलब जैसे अन्य अन्य जो अभी भारत में और जो राजा वजा हैं, जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान, समझ रहे हो ना, पेशवा, ठीक है, पेशवा, सिख वगैरह, ठीक, और ये मुगल शासक वगैरह, तो ये सब अभी हैं, ठीक है, हैदराबाद का निजाम वगैरह ये सब हैं। तो इन लोगों से अंग्रेज लड़ाई भी तो लड़ रहे हैं। तो अब क्या पता चल रहा है कि बंबई वाला ये भिड़ गया है जाके बगल में किससे, ये भिड़ गया है मराठों से। और बंगाल वाला जो गवर्नर है, भाई यहाँ का गवर्नर क्या किया, बंबई का मराठों से लड़ाई लड़ लिया। बंगाल का गवर्नर क्या कर रहा है, मराठों से बातचीत कर रहा है और मराठों को अपनी तरफ मिला रहा है, समझ रहे हो, इनसे संधि कर रहा है, समझौता कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। अब इससे ईस्ट इंडिया कंपनी खुद देखो बिखरी हुई दिख रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये खुद बिखरी हुई दिख रही है, और बिखरे हुए लोगों को तोड़ना आसान है, यही तो हमारे देश में हुआ। देखा है, जब हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण भारत पे और फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण, तो हम लोग सबको देखेंगे, जयचंद वगैरह जो है, चंदावर का युद्ध वगैरह सब देखा जाएगा, तराइन का युद्ध वगैरह सब, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे केंद्रीकरण का साफ साफ अभाव दिख रहा है। ये लड़ाई लड़ रहा है तो ये समझौता कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। तो इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने क्या किया, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का एक नया पद निकाला, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उसी बंगाल का जो गवर्नर है उसी को क्या किया गया, बना दिया गया गवर्नर जनरल। बात क्लियर, गवर्नर जनरल। अब ये दोनों कोई भी काम, दोनों क्या, तीनों, देखो यहाँ गवर्नर जनरल तो है ही, गवर्नर भी बैठा है, ठीक ना। तो अब ये लोग कोई भी काम किससे पूछ के करेंगे, गवर्नर जनरल से। तो कोई भी का मतलब ये नहीं कि हर चीज, मतलब ये कि जो बड़े काम जैसे युद्ध करना है, ठीक है, कुछ पैसे का लेन देन है, सेनाएं जो है रखनी है, हटानी है, इस टाइप के जो बड़े निर्णय जो होते हैं, वो सारे निर्णय कौन लेगा, वो सारे निर्णय लेगा, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स यानी गवर्नर जनरल, ठीक। तो यही मैंने लिखवाया यहाँ पे, यही मैंने लिखवाया है, ठीक है बच्चों, यही मैंने लिखवाया है। बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब क्या हुआ, कलकत्ता में क्या किया गया
एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होगी तो अब राजा जो है वो न्याय करता था, तो अब राजा न्याय कर रहा है, तो अब आ गया बंगाल में राजा का पद तो रहा नहीं, ठीक है, रहना मतलब वो कठपुतली बन गया था। मीर जाफर, मीर कासिम भी बाद में बगावत करेगा, ठीक है, तो उसके आगे जो भी लोग आएंगे सब कठपुतली थे अंग्रेजों की, तो अब ये कठपुतली है। तो अब जो है बंगाल में आ गया है क्या, सुप्रीम कोर्ट, यानी न्यायालय जैसी संस्था आ गई पहली बार। अब पहली बार दिखेगा वकील, पहली बार दिखेगा जज, तो ये आ गए। तो अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अगर करप्शन है तो उस करप्शन की जांच यहीं सुप्रीम कोर्ट स्थित न्यायालय में हो जाया करती थी, ठीक है। तो करप्शन की जांच करना, उस पर निर्णय देने के लिए क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी रही, 4, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। आज भी देखो क्या है हमारे संविधान में, जो सर्वोच्च न्यायालय दिखता है तो सर्वोच्च न्यायालय में यही सिस्टम तो चल रहा है। आज क्या है, आज एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं, और यहाँ क्या है, एक मुख्य और 3 है। बात समझ रहे हैं बच्चों, मैंने क्या बोला था शुरू में मैंने बोला था कि हमारे भारतीय संविधान में जो जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं था, संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग से सोच सोच के एकदम नई चीज ले आया हो। ये किसकी देन है, ये ब्रिटिश की देन है, समझ रहे हो। हम लोगों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को देख के क्या किया है, इसको लागू किया है, ठीक। तो अब अगला पॉइंट, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, अब इससे क्या फायदा है, मैंने जब मीर जाफर वाला पॉइंट मैं बता रहा था, मैंने कहा था कि बड़े ध्यान से बच्चों सुनना यहाँ। तो जब इनसे पूछा गया कि यार तुम उल्टा चले आए हो पैसा मांगने के लिए कि जो है हमको पैसा दीजिए, कंपनी लॉस में जा रही है, पहले तो ये बताओ कंपनी अगर लॉस में गई है तो तुम कैसे अमीर हो गए। भाई सिंपल वही बात हो गई ना, कि अगर एक हमने दुकान खोल के 50 लाख लगा के दुकान खोल के दे दिया, और हमको मालूम है कि यहाँ से एक महीने की इनकम जो है करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए आनी चाहिए, ठीक। तो मैं क्या देख रहा हूँ, दुकान के मेरे सारे सामान खाली होते जा रहे हैं, दुकान में कुछ है नहीं, परंतु ये जो साइकिल से हमने जो स्टाफ रखा था कि तुम लोग मिलके चलाना, ये आता था साइकिल से, आज इसके दरवाजे पे लैंड क्रूजर खड़ा है, फॉर्च्यूनर खड़ा है। हमारा दिमाग नहीं ठनक जाएगा, अरे यार ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। भाई दुकान अगर घाटे में गया है, तुम आ गए हो मांगने पैसा कि जो है कि सर पैसा दे दीजिए, दुकान में सामान नहीं है। अब तो अगर दुकान लॉस में गया है तो तुम कैसे अमीर हो गए, तुम्हारा कहाँ से आ गया फॉर्च्यूनर। वही बात पूछा इसने संसद में, तब इन्होंने क्या जवाब दिया, कहा कि जो वहाँ के नवाब हैं वो क्या करते हैं, वो हमको गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। तो फिर संसद ने कहा कि ठीक है इसका भी इलाज करते हैं। तो क्या किया, नियम बनाया इसके द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई उपहार नहीं प्राप्त करेंगे, तो उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और एक बात, ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया ये पहला अधिनियम है, ठीक है। और कौन जो है ये जांच किया था इनके करप्शन की, तो लॉर्ड नाथ, ठीक है, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है गुप्त समिति, ठीक बच्चों। कल हम लोग बाकी, और कल इतना कुछ अब नहीं जानना है, आज ही का केवल टेंशन था, आज पूरा हुआ, ठीक है। कल के लिए कोई समस्या नहीं है, कल बड़े आराम से जो है चीजें समझ में आएंगी, समझ आज भी आएगा ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग वो रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ एकदम कंसंट्रेट होके लेक्चर को सुनना, 1 से 2 बार सुनोगे पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना, तैयार हो जाएगा। अगर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में बच्चों मुझे बताना, ठीक है, कि हाँ सर दिक्कत हुआ है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में जाके आपने बताया है, ठीक है। फ्रेशर बच्चे या जेई वाले बच्चों का क्लास नहीं लग रहा था यूपीएससी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा फील हुआ होगा तो बताना, ठीक है, तो उसको हम और डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये मैं ऑफलाइन की क्लासेज में और ऑनलाइन दोनों जगह मैं ये बच्चों से बोल देता हूँ, ठीक है। कंफर्ट जो है तुम किस में, हालांकि जितना बता रहा हूँ इतना अगर जो है समझे तो बहुत ही ये, ठीक है, यूजफुल होगा। तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक। कल इसी चैप्टर को अब हम लोग आगे 1781 का, ठीक है, जो एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर क्विट्स इंडिया एक्ट ये भी देखा जाएगा, और 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग।